हाय स्टूडेंट, अब आज हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण भाग है नवपाषाण काल। हमने बताया था प्रारंभ पढ़ते हैं, उपकरण पढ़ते हैं, विशेषता पढ़ेंगे, प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। पाषाण काल पढ़ने का सबसे सरल तरीका 4 बिंदुओं पर ध्यान दीजिए: प्रारंभ, उपकरण, विशेषता और प्रमुख स्थल। तो जो जो आपका नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल की प्रारंभ पढ़ेंगे हम लोग। प्रारंभ के बाद इसकी पढ़ेंगे विशेषता, और विशेषता के बाद पढ़ेंगे प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल के विषय पढ़ेंगे। विशेषता में ही आपको उपकरण आ जाएगा। देखिए, जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल की जो उपकरण है, उन उपकरणों की सर्वप्रथम लेनमे सूर्य महोदय ने सूर्य महोदय ने नवपाषाण कालीन उपकरणों को 1860 ईस्वी में बेलन नदी के किनारे, बेलन घाटी है, बेलन घाटी क्षेत्र में टोंस नदी के किनारे से प्राप्त किया था। तो जो नवपाषाण कालीन उपकरण है, इन उपकरणों को लेनमे सूर्य महोदय ने 1860 ईस्वी में बेलन घाटी या टोंस नदी के किनारे से प्राप्त किया था। और ये जो नवपाषाण काल है, इस नवपाषाण काल को एक विद्वान थे जिनका नाम है जॉन लुआक। विद्वान का नाम है जॉन लुआक। इनकी पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिका टाइम्स। प्री हिस्टोरिका टाइम्स, यह इनकी पुस्तक का नाम है। तो जॉन लुआक की पुस्तक का नाम क्या है? प्री हिस्टोरिका टाइम्स। इस पुस्तक में जॉन लुआक ने नवपाषाण काल को नियोलिथिक नाम दिया है। नियोलिथिक नाम दिया है। पूछा जाता है नवपाषाण काल को किस नाम से जानते हैं? नियोलिथिक नाम से जानते हैं। एक विद्वान थे जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण काल को पाषाणिक क्रांति का काल, पाषाणिक क्रांति का काल कहा है। देखिए, इसे पाषाणिक क्रांति का काल क्यों कहा जाता है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो नवपाषाण काल है, जो इसकी विशेषता है, विशेषता को देखते हुए ही गार्डन चाइल्ड महोदय ने नवपाषाण काल को क्या कह संबोधित किया है? पाषाणिक क्रांति कहा है। हम पढ़ रहे हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण कालीन उपकरणों की खोज सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में लेनमे सूर्य महोदय ने टोंस नदी के किनारे से बेलन घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया था। और जॉन लुआक अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स में नवपाषाण काल को नियोलिथिक नाम दिया है। गार्डन चाइल्ड ने इसकी विशेषताओं या आमूल परिवर्तन के आधार पर नवपाषाण काल को पाषाणिक क्रांति का काल कहा है। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल की विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल की विशेषताएं। लेकिन जो नवपाषाण काल है, इसकी विशेषता है, नवपाषाण काल की विशेषता है कि नवपाषाण काल के मानव को हुई आग की जानकारी नहीं थी। आग का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। हमने पढ़ा था कि आग की जानकारी किस काल में हुई थी? आग की जानकारी निम्न पाषाण काल में, जानकारी निम्न पाषाण काल में हुआ था। लेकिन आग का प्रयोग करना, दो तरीके का सवाल बनता है कि आग की जानकारी किस काल में हुआ था? तो आग की जानकारी हुआ था निम्न पूर्व पाषाण काल में, और मानव आग का प्रयोग करना कब प्रारंभ किया? नवपाषाण काल में। प्रयोग का मतलब है नवपाषाण काल में
मानव क्या किया कि आग का प्रयोग करने लगा, मांस को भूज कर खाना प्रारंभ कर दिया। और पूरा पाषाण काल में, मतलब निम्न पूर्व पाषाण काल में मानव ये जानता था आग लग गई है, चकमकनामा पत्थर है, जिससे भी क्या आग लगी, ऐसी जानकारी मिली उस काल में, लेकिन आग का प्रयोग करना मानव नवपाषाण काल में प्रारंभ किया था। इसके अलावा इसी काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला है नवपाषाण काल में ही मानव जो है चाक का आविष्कार हुआ। चाक मतलब मिट्टी के बर्तन बनने प्रारंभ हुए। इसी समय जो है मृदभांड का भी आविष्कार हुआ था। तो नवपाषाण काल के लोग आग का प्रयोग प्रारंभ किए, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया, नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ। इससे मृदभांड मिट्टी के बर्तन बनने प्रारंभ हो गए। मिट्टी के बर्तन हाथ से भी इस समय बनते थे और चाक से भी बनते थे। इसके अलावा नवपाषाण काल में मानव अस्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ कर दिया। अस्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ किया, मतलब गांव का भी इस समय आविष्कार हो गया। गांव का आविष्कार हुआ तो इसका मतलब मानव जो है अस्थायी तभी हो सकता है जब कृषि का विकास होगा। इस समय जो है कृषि का भी विकास हुआ था। कृषि विकास के अलावा मध्य पाषाण काल में पशुपालन बस प्रारंभ हुआ था, उसका विधिवत उपयोग नहीं कर पाए थे। तो जो नवपाषाण काल है इसमें पशुपालन भी विधिवत होने लगा, पशुपालन के भी विधिवत प्रयोग किया जाने लगा। इसके बाद इस समय चूंकि ये जो है कृषि होने लगा, तो इसलिए इसे खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। पूछा जाता है कौन से दो काल है जो लगभग साथ साथ मिलते हैं, तो नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल ये दो जो है लगभग साथ साथ मिलते हैं। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के उपकरण लगभग साथ साथ मिलते हैं और इनकी उपकरण जो है साथ साथ मिलते हैं। और मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल के जो उपकरण होते थे बहुत हल्के भी होते थे। तो हम पढ़ रहे थे नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की विशेषता पढ़ रहे हैं। तो नवपाषाण काल में ही मानव आग का प्रयोग करना प्रारंभ किया। आग की जानकारी किस काल में हुई थी? आग की जानकारी हुई थी निम्न पुनर्पाषाण काल में, लेकिन मानव ने आग का प्रयोग करना कब प्रारंभ किया? आग का प्रयोग करना नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, नवपाषाण काल में चाक का आविष्कार हुआ, मतलब मिट्टी के बर्तन बनने लगे, मृदभांड बनना प्रारंभ हुआ, मानव अस्थायी रूप से निवास करने लगा, गाँव का विकास हुआ, मानव कृषि करने लगा, पशुओं का विधिवत पालन होने लगा। इसीलिए खाद्य उत्पादक अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के ऊपर लगभग साथ साथ मिलते हैं। इनके उपकरण जो है वह अत्यंत हल्के होते थे, इनके उपकरण अत्यंत हल्के होते थे। अब हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल। प्रमुख स्थल देखिए, नवपाषाण काल के जो प्रमुख स्थल है उसमें पहला स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह पहला प्रमुख स्थल है। तो जो मेहरगढ़ स्थल है यह पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी, रोटी की टोकरी या गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। गेहूं की डलिया भी कहा जाता है। मेहरगढ़ की देखिए विशेषता क्या है
कि मेहरगढ़ की विशेषता ये है कि यहाँ से जो है भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से अस्थाई जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ पर नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल, नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा काल तक का साक्ष्य मिला है। यहाँ से जो है कृषि का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। तो नवपाषाण का मेहरगढ़ की क्या विशेषता है कि आपका जो मेहरगढ़ स्थल है यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बलूचिस्तान को रोटी की टोकरी या गेहूं की डलिया कहा जाता है। मेहरगढ़ से भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ से अस्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यहाँ नवपाषाण काल से लेकर के आपका हड़प्पा काल तक का साक्ष्य मिला है। यहाँ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। सब तो सही है, लेकिन नवीनतम खोजों में एक छोटा सा परिवर्तन आया है। जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ है, तो मेहरगढ़ से नहीं मिला है। अब जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य अब माना जाता है कि लौरा देव से मिला है। लौरा देव से मिला है। ये लौरा देव जो है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर जिले में स्थित है। संत कबीर नगर जिले में स्थित है। कहाँ पड़ रहे हैं? मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ को क्या कहते हैं? रोटी की टोकरी या गेहूं की डलिया कहते हैं। यहाँ से भैंस पालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, अस्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। नवपाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक का साक्ष्य मिला है। लेकिन जो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य था, अब मेहरगढ़ से न मिलकर कहाँ मिल गया है? अब माना जाता है लौरा देव से। तो लौरा देव से 8000 से लेकर 9000 ईसा पूर्व कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, जबकि मेहरगढ़ से लेकर 7000 ईसा पूर्व के आसपास। अब ये सवाल एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, और ऑप्शन में रहे लौरा देव, ऑप्शन में रहे मेहरगढ़, तब उत्तर क्या लगाएंगे आप? तब आप उत्तर लगाएंगे लौरा देव, क्योंकि नवीनतम खोज के अनुसार लौरा देव से ही कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। लेकिन यदि ऑप्शन में लौरा देव नहीं है तब क्या लगाएंगे? तब तो मेहरगढ़ ही ऑप्शन है, तो आप मेहरगढ़ ही लगाएंगे। मेहरगढ़ के बाद जो आपका अगला स्थल है, मेहरगढ़ के बाद आपका अगला स्थल है, उसका नाम है बुरजाहोम। बुरजाहोम, बुरजाहोम। ये जो बुरजाहोम स्थल है, यह बुरजाहोम का तात्पर्य होता है जन्म स्थान। जन्म स्थान यह जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी में डीटेरा एवं पीटरसन ने किया था। डीटेरा एवं पीटरसन ने इस स्थल की खोज किया था। तो जो बुरजाहोम स्थल, पहला सवाल यही बार बार एग्जाम पूछा गया है कि बुरजाहोम किस काल का स्थल है। तो बुरजाहोम हड़प्पा काल का है, नवपाषाण काल का है, वैदिक काल का है कि पुरापाषाण काल का, किस काल का स्थल है? तो बुरजाहोम जो है नवपाषाण काल का स्थल है। कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस स्थल की खोज 1935 ईस्वी डीटेरा एवं पीटरसन महोदय ने किया। इसकी दो मुख्य विशेषता है। एक है कि यहाँ से बुरजाहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और दूसरा है यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है। गर्तावास का मतलब होता है गड्ढा खोद कर निवास करना और गुफा में रहना। तो यहाँ से गर्तावास का साक्ष्य मिला है और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। दो महत्वपूर्ण साक्ष्य बुरजाहोम से मिला है। बुरजाहोम का तात्पर्य क्या होता है? जन्म स्थान। कहाँ पर बुरजाहोम स्थित है? जम्मू कश्मीर में।
इसका उत्खनन किसने किया? 1935 ईस्वी में डी.टी. रे पीटरसन ने। दो मुख्य विशेषता है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है और यहाँ से गर्तावास मतलब जमीन के अंदर गड्ढा बांधकर निवास करने, गड्ढा खोदकर निवास करने का साक्ष्य मिला, अर्थात गुफा का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला स्थल आपका है, उसका नाम है गुबकरा। अगला स्थल है, उसका नाम है गुबकरा। गुबकरा, गुबकरा ये जो स्थल है, यह स्थल भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है, कोई महत्वपूर्ण स्थल नहीं, इससे तो सवाल कोई पूछा गया, पूछे जाने की संभावना है। यहाँ से हड्डी की सुई मिली है, हड्डी की उपकरण मिले हैं, उपकरण मिले हैं। यहाँ से कुम्हार की गुफा मिली है, कुम्हार की गुफा मिली है। यहाँ से मोटा अनाज मिला है, मोटा अनाज मिला है। और यहाँ से जो है मृदभांड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मृदभांड के साक्ष्य मिले हुए हैं। जो आपका गुबकराल स्थल है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, नवपाषाणकालीन स्थल है। इसकी विशेषता ये है, यहाँ से हड्डी को उपकरण मिले हैं, कुम्हार की गुफा मिली है, मोटा अनाज मिला है, मृदभांड के साथ में। ये महत्वपूर्ण आपका नहीं है, लेकिन मेहरगढ़ और बुरजाहोम अति महत्वपूर्ण स्थल है। और अगला जो है वो भी आपका महत्वपूर्ण स्थल है, उस स्थल का नाम है चिराग। स्थल का नाम है चिराग। चिराग ये जो स्थल है, यह आपका स्थल बिहार में स्थित है, बिहार के सारण जिले में स्थित है, सारण जिले में स्थित है। और इस स्थल की खोज 1962 ईस्वी में प्रोफेसर वी.के. सिन्हा ने किया था। प्रोफेसर वी.के. सिन्हा ने इस स्थल की खोज की थी। अब यहाँ देखिए, चिराग से जो स्थल मिला है, इस स्थल से किस चीज का साक्ष्य मिला है कि यहाँ से बस्ती का साक्ष्य मिला है, मतलब बस्ती का साक्ष्य, मतलब गाँव में लोग निवास करते थे। और दूसरा है, यहाँ से पशुओं की हड्डी के उपकरण मिले हैं, पशु के हड्डी के उपकरण मिले हैं, हड्डी के उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जिस पशु के उपकरण सबसे अधिक मिले हैं, उस पशु का नाम है हिरण। जो हिरण पशु हैं, इसके उपकरण सर्वाधिक मिले हैं। तो जो चिराग स्थल है, बिहार के सारण जिले में स्थित है। 1962 ईस्वी में प्रोफेसर वी.के. सिन्हा ने इस स्थल की खोज एवं उत्खनन किया था। यहाँ से किसका साक्ष्य मिला है? बस्ती का साक्ष्य मिला है। यहाँ से पशु की हड्डी के उपकरण एवं औजार मिले हैं। और किस पशु सर्वाधिक औजार मिले हैं? हिरण पशु के सर्वाधिक औजार जो है मिले हैं। अब चिराग के बाद जो आपका अगला स्थल है, चिराग के बाद जो आपका अगला स्थल है, उसका नाम है कोलडेवा। कोलडेवा, ये जो कोलडेवा स्थल है, यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है, प्रयागराज जिले में स्थित है। कोलडेवा की विशेषता ये है कि यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। जो अगला स्थल है, उसका नाम है चौपानी मांडू। चौपानी मांडू, ये जो चौपानी मांडू स्थल है, यह स्थल भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। और यहाँ से जो है मृदभांड का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, मृदभांड का यहाँ से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगला जो स्थल है, उसका नाम है महगरा। महगरा स्थल भी उत्तर प्रदेश में स्थित है।
और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। प्रयागराज जिले में स्थित है। मगहरा से जिस चीज का साक्ष्य मिला है, यहाँ से मगहरा से जो साक्ष्य मिला है उसमें नाम आता है कि यहाँ से गोलाकार झोपड़ी मिली है। गोलाकार झोपड़ी का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। गोलाकार झोपड़ी के अलावा यहाँ से जो है गौशाला का साक्ष्य मिला है। यहाँ से धान एवं जौ उत्पन्न किए जाने का साक्ष्य मिला है। तो हम पढ़ रहे थे स्थल जो कोल्डिहवा स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। जो पानी मंडल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। मगहरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। मतलब ये जो तीनों स्थल हैं कहाँ पर स्थित हैं? कोल्डिहवा, चौपानी मंडल, मगहरा, तीनों स्थल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित हैं। विशेषता क्या है? कोल्डिहवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चौपानी मंडल से मृदभान का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। और मगहरा से जो है गोलाकार झोपड़ी मिली है, गौशाला का साक्ष्य मिला है, धान तथा जौ की खेती किए जाने का साक्ष्य मिला है। अगला जो आपका स्थल है, अगला जो आपका स्थल है उसका नाम है टेक्कल कोटा। टेक्कल कोटा, पिकनी हल, टेक्कल कोटा, पिकनी हल। ये जो टेक्कल कोटा और एक और है संगन कल्लू। ये जो आपके तीनों स्थल हैं, तीनों स्थल दक्षिण भारत में स्थित है। तीनों स्थल दक्षिण भारत में स्थित है और दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में स्थित है। कर्नाटक क्षेत्र के मैसूर में स्थित है। और ये जो तीनों स्थल हैं यहाँ से बस्ती के भी साक्ष्य मिले हैं और बस्ती के साथ साथ यहाँ से समाधि के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से राख का टीला मिला है। राख का टीला मिला हुआ है जिसे अष्टटीला या आष्टीला भी कहा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के स्थल टेक्कल कोटा, पिकनी हल, संगन कल्लू। ये आपके नवपाषाणकालीन स्थल है। टेक्कल कोटा एक स्थल है, दूसरा पिकनी हल और तीसरा संगन कल्लू है। ये तीनों स्थल कहाँ पर स्थित हैं? तीनों स्थल दक्षिण भारत के कर्नाटक के मैसूर क्षेत्र में स्थित हैं। तीनों जगह से बस्ती मतलब गांव बचा तो समाधि मतलब लोगों को अपनाए जाने का साक्ष्य मिला हुआ है। इसके अलावा यहाँ से राख का टीला मिला है। इस राख के टीले को अष्टीला भी कहा जाता है, अष्टीलों के ही आष्टीला भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवपाषाण काल के लोग करते क्या थे, अपने पशुओं के बाड़े में बांधते थे और यहाँ पर ले आए, पशु को बांध दिए, पशु के यहाँ ऐसे बांध देते थे और कुछ दिन बाद जब गोबर अधिक इकट्ठा हो जाता था तो गोबर को एक तरफ करते थे, इकट्ठा हो जाता था तो इस बाड़े को छोड़कर अपना बाड़ा यहाँ बना लेते थे। आपको जानकारी हो गई थी, यहाँ पर आग लगा देते थे और कुछ दिन बाद जब गोबर जल करके ठंडा हो जाता था और तब तक यहाँ गोबर इकट्ठा हो जाता था तो फिर पशु बाड़ा यहाँ बना लेते थे और फिर जो है आग वहाँ लगा देते थे। तो ऐसे करके धीरे धीरे जो ये प्रक्रिया करते गए उससे किसका टीला बन गया? राख का टीला बन गया। पूछा जाता है कि नवपाषाण काल का कौन सा स्थल है जहाँ से राख का टीला, अष्टटीला का साक्ष्य मिलता है? तो स्थल टेक्कल कोटा, पिकनी हल, संगन कल्लू या दक्षिण भारत या मैसूर। तो जो आपका नवपाषाण काल पढ़ रहे हैं, नवपाषाण काल में आपका इतना ही है। अब थोड़ा सुन लीजिए, जो मेहरगढ़ है यहाँ से सबके कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, कपास के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। गुर्जा होम है, यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा
यहाँ से दंतावास का साक्ष्य मिला है। गुप्तराज ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। चिराग जो है यहाँ से पशुओं की हड्डी के उपकरण एवं औजार मिले, जिसमें हिरण के पशु के औजार सर्वाधिक मिले हैं। कोल्डीवा, चौपानी, मांडव, मांगरा, ये तीनों स्थल कहाँ पर स्थित हैं? तीनों स्थल जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित हैं। कोल्डीवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। चौपानी, मांडव से निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मांगरा से गोलाकार झोपड़ी और गौशाला इत्यादि का साक्ष्य मिला है। टेक्कलकोटा, पिकनिया और संगनकल्लू, ये तीनों स्थल कहाँ पर स्थित हैं? दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र के मैसूर में स्थित हैं। ये तीनों बस्ती एवं समाधि स्थल है। यहाँ से राग के टीले का साक्ष्य मिला है। राग के टीले को अष्टटीला या अष्टटीला भी कहा जाता है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, धन्यवाद।